हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं जनरल एप्टीट्यूड 2023 गेट माइनिंग के वीडियो सॉल्यूशन। ठीक है, गेट माइनिंग पेपर के वीडियो सॉल्यूशन अपन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से अपन स्टार्ट करें। क्या बोल रहा है? इन हाउ मेनी वेज कैन सेल्स इन 3x3 ग्रिड बी शेडेड? ठीक है, such that each row and each column have exactly one shaded cell. An example of one valid shading is shown. ठीक है भैया, नंबर ऑफ वेज, कितने वेज पे अपन शेड कर सकते हैं? बहुत ही आसान है, ध्यान से देखने की कोशिश करो। सबसे पहले बना दो डब्बे, सबसे पहले बना दो डब्बे। ठीक है, ये एक डब्बा बना दिया, 1 2 1 2। ठीक है, ओके ठीक है। पहले यहां शेड है, यहां शेड है, यहां शेड है और यहां शेड है। ध्यान से देखने की कोशिश करना। मैंने यहां टिक मारा। अब सच दैट, क्या बोला है? सच दैट ईच रो एंड ईच कॉलम हैव एग्जैक्टली वन शेडेड सेल। मतलब क्या भाई, यहां पर क्या बोला गया है कि अगर यहां मैंने शेड कर दिया तो इस पूरे रो में और इस पे कॉलम में कोई शेड नहीं होना चाहिए। अगर मैंने यहां शेड कर दिया तो इस पूरे रो में और इस पूरे कॉलम में इसके अलावा कोई शेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेम बात क्वेश्चन समझा रहे अभी। सेम बात अगर मैंने यहां शेड कर दिया तो इस पूरे रो में, इस पूरे कॉलम में इसके अलावा और कोई शेडिंग नहीं होनी चाहिए। यही पूछा भैया, इन हाउ मेनी वेज कैन सेल्स इन 3x3 ग्रिड बी शेडेड? ओके, बहुत बढ़िया। हर चीज के मैं दो दो बनाऊंगा। ध्यान देखो, एक और मैं बनाता हूं। अगर मैं इधर बनाऊं तो क्या हो जाएगा? 1 2 1 2। सबसे पहले मैं इधर ही टिक कर रहा हूं। सबसे पहले मैं पकड़ इसको रहा हूं। ध्यान से देखना, मैं किसको पकड़ रहा हूं। ये गया, ये गया। मैंने सबसे पहले किसको पकड़ा? मैंने फर्स्ट वाले, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में जो इंटरसेक्शन है उसको पकड़ा। अब मैंने क्या करा? मैंने इन दोनों को चेंज कर दिया। मतलब ध्यान से देख, इन दोनों को चेंज कर दिया। मतलब पहले ये दोनों थे, अब मैंने यहां और यहां टिक कर दिया। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत थोड़ी है। ध्यान देखो, इधर भी आप देखोगे तो ये रो, ये कॉलम खाली है। यहां टिक कर दिया तो इसके अलावा इसके सामने दोनों खाली है, इसके ऊपर नीचे दोनों खाली है। ये तो हो गया एक पेयर, ऐसे हो गया एक पेयर। अब मैं इस टिक को खसकाऊंगा इधर, फिर मैं दो पेयर बनेंगे, फिर मेरे यहां पर दो पेयर बनेंगे। ठीक, अब मैंने इस स्टिक को खसकाया इधर। ओके, इधर मतलब बीच में खसका दिया। इसके नीचे मतलब इसके वर्टिकल और इसके हॉरिजॉन्टल में इस स्टिक के अलावा कोई नहीं होना चाहिए। ओके, बहुत बढ़िया। अब मैं आगे देखूंगा तो आगे क्या हो जाएगा? अब मैंने इस वाले टिक को जो इधर शिफ्ट किया था, इधर मैं कर नहीं सकता था क्योंकि यहां पर ऑब्वियसली बात है एक टिक ऑलरेडी, तो मैंने इस टिक को इधर शिफ्ट किया। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं भैया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये टिक को आप उधर रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस टिक को मैं इधर रख रहा हूं। ओके ओके। अगले वाले में क्या करा? इसको इधर ले आया और इसको मैं इधर ले आया, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगले वाले में इसको इधर ले आया, इसको इधर ले आया। अब देख लो क्या सही है, बात क्लियर हो गई। यहां पर अपन देख सकते हैं इसके रो में भी, इसके सामने भी दो खाली, मतलब रो खाली है, ऊपर से कॉलम खाली। इसके सामने रो खाली है, कॉलम खाली, इसके सामने रो खाली है, कॉलम खाली, इसके सामने रो खाली है, सॉरी कॉलम खाली है और रो खाली है। ये दूसरा पेयर। ओके, बहुत बढ़िया। इस तरीके से आप करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला वाला सवाल, अगला पेयर देखते हैं। 1 2। ठीक, पहले मैंने टिक को यहां रखा था, मतलब इस वाले शेडिंग पोर्शन में रखा था। फिर मैंने टिक को बीच में ले आया। अब मैं इस टिक को सबसे राइट पोर्शन में डाल रहा हूं, यहां और यहां। अब इसके अलावा क्या हो जाएगा? अब बाकी टिक देख लो, बाकी टिक के क्या लगा सकते हो? एक आप यहां लगा सकते हो, एक आप
यहां लगा सकते हो, बात तो सही है, बात तो सही है। अगले वाला कहां लगा सकते हो, यहां लगा सकते हो, यहां लगा सकते हो, बिल्कुल क्लियर। मेरी ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं। ये आपके 6 तरीके बनेंगे, उसके अलावा और कोई तरीका सूट नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है इस टिक के नीचे कुछ नहीं लगा सकते, यहां कुछ नहीं लगा सकते, उसके अलावा कहां लगा सकते हो, मैंने यहां लगा दिया, मैंने यहां लगा दिया, बाकी दो में चेंज करके देख लिया। उसके अलावा दूसरा वाला इसके अपोजिट डाल दिया, मतलब इसके नीचे नहीं डाला। फिर मैंने क्या किया, यहां टिक देखा, या तो मैं यहां लगा सकता हूं या यहां लगा सकता हूं। एक बार यहां लगा दिया तो दूसरे को यहां लगाऊंगा, एक बार यहां लगा दिया तो दूसरे को यहां लगाऊंगा। फिर मैंने टिक को यहां रख दिया, तो मैं इसके नीचे और इसके लेफ्ट साइड नहीं रख सकता, तो मैंने क्या कर दिया, यहां रख दिया। या तो मैं यहां रख सकता था या यहां रख सकता था, एक बार यहां रख दिया तो ये टिक क्या आएगा, एक बार यहां रख दिया तो ये टिक यहां आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, यहां पर आप जब काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ वेज 6, तो 6 इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। देयर आर 3 पेयर, दो का एक पेयर है तो 3 पेयर बने, तो 3 इंटू 2 इज 6, ऐसे भी आप निकाल सकते हो। अगला सवाल चलते हैं। हाँ जी, देयर आर 4 रेड 5 green and 6 blue balls inside a box. If n number of balls are picked simultaneously, what is the smallest value of n such that guarantees there will beat नहीं actually, there will be at least 2 balls of the same color. One cannot see the color of the balls until they are picked. मतलब भैया आंखें बंद करके पिक करनी है, ठीक है। एक बॉक्स है जिसके अंदर 4 तो रेड है, 5 ग्रीन है और 6 ब्लू बॉल्स हैं। बिल्कुल आराम से लॉजिकली सॉल्व हो जाएगा, ध्यान से देखना। कोई आदमी वर्स्ट केस सिनेरियो में पिक करता है, वर्स्ट केस सिनेरियो देखते हैं। भैया आंखें बंद करके बॉल उठाई, एक बॉल उठाई, ठीक है, वो हाथ में ही, फिर उठा के देखी तो रेड बॉल हाथ में है, ठीक है, रेड बॉल 1 रेड बॉल हाथ में आई, ठीक है। और क्या हो सकता है, फिर क्या होगा, पिक करके रख दी, ओके, बहुत बढ़िया। फिर वापस क्या करा इसने, अब की बार इसने नंबर ऑफ बॉल्स बोला ना भैया, n इज द नंबर ऑफ बॉल्स, कोई बात नहीं, वापस रख दी, ठीक है। ये चलो वर्स्ट केस सिनेरियो वापस नहीं रखी, अपने हाथ में रखी, फिर आंखें बंद करके फिर टटोला, फिर देखा वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हाथ में आई, क्योंकि भाई साहब यहां पर क्या बोलना है, एंड दैट वैल्यू ऑफ n दैट गारंटीज देयर विल बी एट लीस्ट 2 बॉल्स ऑफ द सेम कलर। मिनिमम n की वैल्यू निकालनी जहां पर एटलीस्ट 2 तो सेम कलर की बॉल होगी, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। एटलीस्ट 2 तो सेम कलर की बॉल की, एटलीस्ट मतलब आंखें बंद करी, फिर बॉल उठाया, देखा ब्लैक बॉल हाथ में ही, तो भैया दूसरी कौन सी है, 1 ब्लैक बॉल, एक ब्लैक बॉल हाथ में ही, ठीक है। ये हो गया दो बॉल हाथ में, एक रेड कलर की एक ब्लैक कलर की, वर्स्ट केस सिनेरियो निकाल रहे हैं। थर्ड देखा अपन ने, फिर वापस हाथ डाला और फिर पिक करा, कौन सी बॉल हाथ में आई, आपके पास में ब्लू बॉल हाथ में आ गई, ठीक है, ब्लू बॉल, तो एक ब्लू बॉल, 1 ब्लू बॉल। अब यहां पर आप देख सकते हो वर्स्ट केस सिनेरियो में भी 3 बॉल हाथ में ही है, अलग अलग कलर की, एक रेड कलर की, एक ब्लैक कलर की और एक ब्लू कलर की। वर्स्ट केस सिनेरियो में भी n मिनिमम क्या देख रहे हैं, वर्स्ट में भी अपन तो देख रहे हैं n मिनिमम कितना आ रहा है, 3। बट यहां पर क्या बोल रहा है, आगे की बात है कि एटलीस्ट 2 बॉल का सेम कलर होना चाहिए। तीनों बॉल आपने हाथ में उठा ली, तीनों बॉल आपके पास में हाथ में, अब आप 3 बॉल हाथ में रखने के बाद अब आप फिर से हाथ डालोगे, या तो आपके हाथ में रेड आएगी, या आपके हाथ में ब्लैक आएगी, या आपके हाथ में ब्लू आएगी, तीनों में से एक कलर तो आएगा ही। अब आपने क्या करा, एक और बॉल उठाई, इन तीनों में से एक कलर आएगा, जो भी कलर आएगा, क्या यहां पर आप ये बोल सकते हैं ना कि भाई साहब अब मेरे पास में एटलीस्ट 4 बॉल, अगर आपके पास में एक और बॉल उठा दी, एंड you have 4 balls, इन 4 बॉल्स में अगर वर्स्ट केस सिनेरियो चल रहा, भी वर्स्ट केस सिनेरियो में 3 अलग अलग कलर की बॉल थी,
वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर आपके हाथ में 4 बॉल है, एक और बॉल उठाए, 4 बॉल है, देन you have at least you have at least what, you have at least 2 balls of the same color, you have at least 2 balls of the same color। मेरे ख्याल से यहां तक चीजें क्लियर है, मेरे ख्याल से यहां तक चीजें क्लियर है कि अगर आपने चौथी बॉल उठाई, इसको हटाओ, ये तो वर्स्ट केस में तीनों अलग अलग कलर की बॉल है, अगर आपने चौथी बॉल उठाई तो एटलीस्ट एक बॉल का कलर तो सेम हो गई, तो यहां पर जो एन मिनिमम आएगा वो कितना आएगा, जिसमें एटलीस्ट 2 बॉल्स का कलर सेम हो, वो कितना होगा आपका 4। बात खत्म। वो कितना होगा आपका 4, मतलब n की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई आपकी 4। कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन ए से मैच कर रहा है। मेरे ख्याल से यहां तक चीजें क्लियर है, किसी को डाउट नहीं, पर देख लो, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है, एक बार इस सवाल को अच्छे से पढ़ो, मैं भी पढ़ता हूं। क्या बोला गया है, कंसीडर, क्या बोला गया है, कंसीडर अ सर्कल विद इट्स सेंटर एट ओरिजिन, ठीक है, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पे एज शोन। 2 ऑपरेशंस आर अलाउड, 2 ऑपरेशन अलाउड है सर्कल के साथ, जो छेड़खानी अपन कर सकते हैं 2 ही तरीके से कर सकते हैं। पहला ऑपरेशन, स्केल इंडिपेंडेंटली अलोंग दी एक्स एंड वाई, मतलब भैया स्केलिंग कर सकते हो इंडिपेंडेंटली आप एक्स या वाई में, ठीक है। और सेकंड ऑपरेशन आप कर सकते हो रोटेशन इन एनी डायरेक्शन अबाउट दी एक्सिस, ठीक है भैया, किसी डायरेक्शन में आप रोटेशन करते हैं अबाउट दी ओरिजिन, सॉरी, रोटेशन इन एनी डायरेक्शन अबाउट दी ओरिजिन, ओरिजिन के अबाउट किसी भी एक्सिस में आप रोटेट कर सकते हो। ओके, अब ध्यान से सुनने की कोशिश करना। स्केल का मतलब क्या होता है, खींचना, या तो एक्स डायरेक्शन में आप खींच सकते हो या वाई डायरेक्शन में आप खींच सकते हो। एक काम करता हूं मैं, इसको एक्स डायरेक्शन में खींचता हूं, एक काम करता हूं मैं, पहले ऑपरेशन करता हूं, इसको एक्स डायरेक्शन में स्केल करता हूं। जब मैं इसको एक्स डायरेक्शन में स्केल करूंगा तो क्या डायग्राम बनेगा, क्या डायग्राम बनेगा, डायग्राम बनाते हैं पहले तो अपन, ठीक, अगर मैं एक्स डायरेक्शन में स्केल करूंगा तो कुछ ऐसा 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 कुछ डायग्राम बनेगा, हाँ या ना तो बोलो। क्या यहां तक चीजें क्लियर, अगर मैं एक्स डायरेक्शन में स्केलिंग करूंगा, स्केलिंग मतलब खींचूंगा, इसी को स्केलिंग बोलते हैं ना, इसी को स्केलिंग बोलते हैं, खींचा तो क्या ये जो सर्कल है पिंच होके इस टाइप से हो जाएगा, एक्स डायरेक्शन में खींचा, हाँ। अब मैंने इसको करा, सेकंड ऑपरेशन क्या कर सकता हूं मैं, सेकंड ऑपरेशन कर सकता हूं मैं कि मैंने क्या करा, इसको रोटेट करा, रोटेट अबाउट दी ओरिजिन। ओरिजिन क्या है भाई, ओरिजिन क्या है, यही तो मेरा ओरिजिन है, और इस ओरिजिन के अबाउट मुझे रोटेट करना है, इस ओरिजिन के अबाउट मुझे करना है रोटेट। तो मान लो मैंने एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर दिया, जब मैंने इसका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करा तो कौन कौन कहता है, क्या ये ऐसे रोटेट हो जाएगा, हाँ या ना तो बोलो। एंटी क्लॉकवाइज जैसे ही मैंने इसको रोटेट करा तो क्या ऐसे रोटेशन हो जाएगा, हाँ या ना। मेरे ख्याल से यहां तक आपकी चीजें क्लियर है। क्या मैंने दोनों ऑपरेशन यूज कर लिया, ऑपरेशन 1 भी कर लिया मैंने, ऑपरेशन 1 भी कर लिया मैंने, ऑपरेशन 2 भी कर लिया, जहां पर अपन ने स्केल इंडिपेंडेंटली अलोंग एक्स एंड वाई डायरेक्शन, तो भैया एक्स डायरेक्शन में अपन ने स्केलिंग कर ली। सेकंड क्या कर दिया, रोटेट इन एट डायरेक्शन अबाउट द ओरिजिन, मैंने इस डायरेक्शन में रोटेट किया अबाउट ओरिजिन, इसके अलावा कोई ऑपरेशन हो नहीं सकता है। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए से मैच करा। ये भी देख लेते भैया बाकी ऑप्शन रॉन्ग किया। ऑप्शन बी में क्या करा भैया, ओरिजिन के अबाउट रोटेशन नहीं है, ओरिजिन के अबाउट रोटेशन नहीं है ये, क्योंकि आपने इसको ट्रांसलेट कर दिया, स्केल करना है रोटेशन करना है, ये इसको खसकाना नहीं है, ये इधर इसको, अगर स्केलिंग का मतलब क्या था, ऐसे आपने इसको पिंच किया तो ऊपर से कम हो गया, मतलब भैया जिस डायरेक्शन में, स्केलिंग का मतलब अगर आपने यहां बढ़ाया है तो यहां से कम होना चाहिए, इसी को स्केलिंग बोलते हैं। डायग्राम का जो एरिया है, डायग्राम का जो एरिया है वो चेंज नहीं होना चाहिए। अब आपने जो भी करा इधर एरिया चेंज नहीं होना चाहिए, इसी को स्केलिंग बोलते हैं। स्केलिंग का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है स्केलिंग की, अगर आपने इस डायरेक्शन में खींचा है तो यहां से कम होना चाहिए, बात खत्म। और सिर्फ एक्स और वाई डायरेक्शन में स्केलिंग कर सकते हो,
बट यहां पर क्या स्केलिंग तो कर ली, पर रोटेशन क्या करा, अबाउट ओरिजिन नहीं है, इसका रोटेशन अबाउट ओरिजिन नहीं है भैया। ओरिजिन के अबाउट रोटेट करते हैं तो जितना यहां ऊपर गया, जितना यहां ऊपर गया उतना ही यहां से नीचे आना चाहिए, मतलब जितना यहां से ऊपर गया है उतना ही यहां से नीचे आना चाहिए, पर ऐसा कुछ नहीं है, तो ऑप्शन बी गलत हो जाता है। ऑप्शन सी में तो भैया स्केलिंग ही नहीं करी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में तो स्केलिंग ही नहीं करी है। क्या यहां तक चीजें क्लियर है? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या बोला गया, 3 हस्बैंड्स एंड वाइफ, अच्छा 3 हस्बैंड वाइफ का पेयर है, 3 हस्बैंड वाइफ पेयर्स आर टू बी सीटेड एट दी सर्कुलर टेबल। ठीक है भाई, एक सर्कुलर टेबल बना देते हैं, एक सर्कुलर टेबल बना दिया जहां पर हस्बैंड वाइफ का पेयर बैठा है, टू बी सीटेड इन अ सर्कुलर टेबल दैट हैज 6 आइडेंटिकल चेयर्स, 6 आइडेंटिकल चेयर है। तो एक काम करते हैं, चेयर बना लेते हैं, चेयर 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 1, अच्छा चेयर तो भैया डब्बे में बनेगी, एक चेयर 2 चेयर, ऐसे नहीं बनेगा, 6 मतलब एक चेयर 2 चेयर, ठीक है 3 चेयर। अच्छा हस्बैंड वाइफ पेयर में बैठे हो रहे हैं, ध्यान से देखो पेयर में बैठे हैं, एक एक दो, ठीक है ओके, एक दो, हस्बैंड वाइफ, दूसरा कलर यूज करेंगे, यहां पर बैठे हैं एक दो, ओके, और फिर अपन यहां बैठे हस्बैंड वाइफ, दो। मेरे ख्याल से यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है भैया, सर्कल में हस्बैंड वाइफ पेयर में बैठे हैं, बढ़िया, 6 आइडेंटिकल चेयर है, 1 2 3 4 5 6 आइडेंटिकल चेयर, सिटिंग अरेंजमेंट आर डिफाइंड ओनली बाय रिलेटिव पोजीशन ऑफ द पीपल, हाउ मेनी सिटिंग अरेंजमेंट आर पॉसिबल सच दैट एवरी हस्बैंड सिट्स नेक्स्ट टू हिज वाइफ। भैया ये एक पेयर है हस्बैंड वाइफ का, ये एक पेयर है हस्बैंड वाइफ का, ये एक पेयर है हस्बैंड वाइफ का, और यहां पर क्या बोला गया इंपॉर्टेंट बात कि ये सब लोग साथ में बैठने चाहिए, हस्बैंड वाइफ साथ में बैठेंगे, हस्बैंड वाइफ साथ में ही बैठे। अब एक फॉर्मूला क्या हो जाता है भाई साहब, अगर मैं सर्कुलर की बात करूं, सर्कुलर के अंदर 1 2 3 इन तीनों का, जैसे ये पेयर ऑफ 5 है तो ये एक डब्बा 1 हो गया, ये एक डब्बा 2 हो गया, ये एक डब्बा 3 हो गया, तो यहां पर सर्कुलर में जो सिटिंग अरेंजमेंट का नंबर ऑफ वे होता है उसको क्या बोलते हैं, n-1 फैक्टोरियल। सर्कुलर के अंदर यही किसी रो या कॉलम में बैठे होते तो वही n फैक्टोरियल होता है, बट सर्कल में क्या हो जाता है, n-1 फैक्टोरियल होता है। ये फॉर्मूला हो गया। अब सर्कुलर के अंदर n-1 फैक्टोरियल है, ठीक है, हमको कितना है 1 2 3, क्योंकि ये आपस में नहीं बदलेंगे, मतलब ऑब्वियसली हस्बैंड वाइफ साथ में बैठेंगे, हस्बैंड वाइफ साथ में, ये नहीं कि ये हस्बैंड यहां चला गया और ये हस्बैंड यहां आ गया। समझ में आ रही बात? ध्यान से फिर से समझने की कोशिश करते, इसको हस्बैंड बोलो, इसको वाइफ बोलो, ठीक है, फिर ये हस्बैंड, ये वाइफ, फिर यहां पर क्या हो जाएगा, ये हस्बैंड और ये वाइफ। यहां पर ये बोलना चाह रहा है ये कि भाई साहब हस्बैंड इधर चल जाएगा और ये हस्बैंड इधर आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हस्बैंड वाइफ तो साथ ही रहेंगे। तो ये अपन ने 3 डब्बे बना दिया, इन तीनों डब्बों का आपस में अरेंजमेंट कितना हो गया, इन तीनों डब्बों का आपस में अरेंजमेंट 3-1 का फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल, एंड 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2 into 1 विच इज इक्वल टू 2। ये तो हो गया सर्कुलर के अंदर तीन जनों का आपस में नंबर ऑफ वेज में अरेंजमेंट। अब ये तो एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है। अब ध्यान से देखना, यहां पर एक बॉक्स है और यहां पर हस्बैंड वाइफ है, और यहां पर हस्बैंड है और वाइफ है। एक बॉक्स में हस्बैंड वाइफ का आपस में अरेंजमेंट, ये बॉक्स है, ये सर्कल नहीं है। एक बॉक्स में हस्बैंड वाइफ का आपस में अरेंजमेंट कितना हो गया 2 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 2 into 1
2 into 1, हाँ या ना, विच इज इक्वल टू 2 into 1 विच इज इक्वल टू 2। हस्बैंड वाइफ का आपस में नंबर ऑफ वेज में अरेंजमेंट हो गया 2। हस्बैंड वाइफ कितने हैं 3, तो कितना हो जाएगा, हस्बैंड वाइफ 3 है, तो पहले तो सर्कल के अंदर इन तीनों ब्लैक बॉक्स का अरेंजमेंट 2 हो गया, इनटू हस्बैंड वाइफ कितने हैं, हस्बैंड वाइफ है 3 पेयर, तो 2 into 3, या फिर एक बोल सकते हैं पहले पेयर में 2 तरीके से अरेंजमेंट, दूसरे पेयर में 2 तरीके से अरेंजमेंट, तीसरे पेयर में 2 तरीके से अरेंजमेंट, तो पहले का 2, दूसरे का 2 एंड तीसरे का 2, तो 2 into 2 into 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 है ना, इंटू 16, आंसर आ गया आपका 16। 2 into 3 नहीं कर सकते आप, है ना, वो गलत हो रहा था। 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये तो हो गया हस्बैंड वाइफ का आपस में, है ना, ध्यान से देखना, ये हो गया हस्बैंड वाइफ का आपस में अरेंजमेंट। हस्बैंड वाइफ का आपस में अरेंजमेंट ये हो जाता 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये 2 कौन सा है, ये सर्कल के अंदर इन तीनों बॉक्सेस का आपस में अरेंजमेंट, वो 2 हो गया, तो इस टोटल करा, इसको मल्टीप्लाई करा, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो आंसर इज दी 16 ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। 16 कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है, ऑप्शन ए में आपको 16 नजर आ रहा है। अगला सवाल, अगला सवाल देखिए, इफ x satisfies the equation, if x satisfies the equation 4 की पावर 8 की पावर x is equals to 256, then x is equals to, ओके ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, बहुत आसान सवाल है। लॉग लगाना है लगा सकते हो, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी लॉग की, है ना, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 4 की पावर 8 की पावर x, इसको अपन ब्रैकेट में डाल देते हैं, हाँ या ना। अब मेरे को एक बात बताओ, 2 इन दोनों को इक्वल बोला तो ऑब्वियस ही बात है 2 का कुछ ना कुछ पावर होगा, 2 का कुछ ना कुछ पावर होगा, सॉरी 4 की पावर 8 की पावर x है, तो यहां पर ये 4 बोला, तो ये 256, 4 का कोई ना कोई पावर होगा। अब 4 की क्या पावर 256 होती है, 4 की क्या पावर 256 होती है, 4 की पावर 4 जो होती है वो होता है 256। बेस को सेम रखो, हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बेस सेम रखने की कोशिश करा करो। यहां पर आपने बेस सेम रखने की कोशिश करी तो सेम रखते, 4 की पावर 4 क्या होता है 256। अब यहां पर क्या बोल सकते हो आप, बेस सेम है, पावर को इक्वल कर सकते हो क्योंकि इक्वालिटी आ चुकी है, बेस सेम है तो पावर को इक्वल कर सकते हो क्योंकि इक्वालिटी आ चुकी है, तो 8 की पावर x क्या हो गया आपका, फिर से 4, 8 की पावर x आपका 4 हो गया। अब यहां पर 4 है, यहां पर 8 है, तो 8 को कुछ ऐसा करो जो 4 बनने की कोशिश करे, या दोनों का बेस सेम करने की कोशिश करो। एक काम करता हूं, 8 की पावर x को मैं 2 की पावर 3 लिख देता हूं, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 उसकी पावर x, हाँ या ना, और 4 को मैं लिख देता हूं 2 की पावर 2। मुझे और आपको अच्छे से पता है कि पावर के ऊपर पावर क्या हो जाती है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हो सकती है कि नहीं हो सकती है, बोलो भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हो सकती है सर। तो एक काम करो, 2 की, चलो छोड़ो वो भी मत करो, जान दो। मेरे ख्याल से यहां तक चीजें क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं, किसी को कोई डाउट नहीं, हाँ या ना तो बोलो, ठीक है, यहां तक भी चीजें क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब क्या करेंगे अपन, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 की पावर 3x इज इक्वल टू 2 की पावर 2, यहां पर क्या हो जाएगा, बेस सेम है फिर से, तो 3x इज इक्वल टू 2, तो यहां से x कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2/3, सिंपल इजी। कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है, 2/3, मतलब ऑप्शन डी से आपका आंसर मैच हो रहा है। किसी को अगर ऐसे कंफ्यूजन होता है तो लॉग से भी सॉल्व कर सकते हैं, लॉग वाला मेथड देख लेते एक बार, देखते एक बार ट्राई करते लॉग से, दोनों साइड लॉग ले लो, 4 की पावर 4 था, दोनों साइड लॉग ले लो, है ना, तो 8 की पावर x log 4, 8 की पावर x log 4 इज इक्वल टू log 4, हाँ या ना, log 4, 4 टाइम्स log 4, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया ना। अब यहां पर क्या हो गया, ये log 4 से ये log 4 कैंसिल हुआ, बात तो वही पड़ रही है घूम फिर के, बात दोनों की वही पड़ रही, 8 की पावर x इज इक्वल टू 4, फिर से log ले लो, x बाहर आ जाएगा, log 8 इज इक्वल टू log 4, कैलकुलेटर में कैलकुलेट करना, x इज इक्वल टू log 4 अपॉन log 8, log लिया है तो भैया ln है, ये बेस कुछ नहीं दिया तो ln 4 अपॉन
ln 8, कोई फर्क नहीं पड़ता, ln ले लो, लोग ले लो, बेस सेम है अपना, है ना। ln 4 बाई ln 8 कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करोगे तो ln 4 की वैल्यू आ रही है कुछ 1.386 डिवाइडेड बाय ln 8, 0.666। 0.666 क्या होता है, 0.6666 एक्चुअली क्या होता है, 2/3 होता है। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, अगर आपको ये वाले मेथड में दिक्कत आती है तो इस वाले मेथड से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल क्या पूछ रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कंसीडर अ स्फेरिकल ग्लोब रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स पोल। There are 3 points PQR. There are 3 points PQR situated respectively on the equator. ठीक है, PQR situated respectively on the equator, मतलब P इक्वेटर पे है, Q आपका नॉर्थ पोल पे है और R आपका मिडवे है। लिखा है क्वेश्चन में PQR रेस्पेक्टिवली में है, तो भैया P कहां पर है, P आपका इक्वेटर, Q आपका नॉर्थ पोल है और R आपका मिडवे है बिटवीन द इक्वेटर एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है भाई, लेट PQR मूव विद द वेलोसिटी ऑफ VP, VQ एंड VR रेस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। पहले तो बढ़िया सी अर्थ बना दो भैया, अर्थ स्फेरिकल होती है ना, बढ़िया सी अर्थ बना दी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अर्थ बनाने के बाद इक्वेटर बनाएंगे, अर्थ बनाने के बाद में इक्वेटर बनाएंगे, इक्वेटर बिल्कुल इसके अर्थ के ओरिजिन से पास होता है, स्फीयर है, इक्वेटर बिल्कुल ऐसा होता है ना, स्फीयर है ना, इसलिए इसको थोड़ा सा मोड़ के बना रहे हैं, थोड़ा ऊपर बन गया ना, हटाओ। ठीक है, ये तो बन गया भैया इक्वेटर। यहां पर क्या है, इक्वेटर पे कौन है, इक्वेटर पे है अपना P और नॉर्थ पोल पे कौन है अपना Q। नॉर्थ पोल होता है बेटा, जब ऐसे अपन करते हैं ना तो बिल्कुल टॉप की पोजीशन जो होती है ना वो नॉर्थ पोल होती है, टॉप। यहां पर क्या है आपका, नॉर्थ पोल पे कौन है, Q। ठीक है, नॉर्थ पोल पे कौन है, Q, और कौन है इन दोनों के मिड पे कौन है भैया, इन दोनों के मिड पे है R, इन दोनों के मिड पे है R। यहां पर है R, ठीक, ओके। अब आप ध्यान से समझने की कोशिश करना, अब आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक तो मैं यहां बनाऊंगा एक सर्कल, है ना, क्योंकि धरती रोटेट होती है, धरती किस एक्सिस से रोटेट होती है, एक्सिस बनाएंगे, समझने की पूरी कोशिश करना। अब ये अपनी धरती है बढ़िया, ये अपनी बढ़िया सी धरती है, ये इसके अबाउट होती है रोटेट, इसके अबाउट होती है रोटेट। एक तो ये वाला पॉइंट है, एक आपका यहां पर ये क्या सर्कल बना रहा है, ये क्या आपका सर्कल बना रहा है, और ये भी आपका सर्कल बना रहा है। अब ध्यान से देखने की कोशिश करना, जब मैंने सर्कल बना दिया बहुत अच्छी बात है, अब सर्कल बनाने के बाद में मैं यहां इसके ऊपर नहीं बनाऊंगा, यहां से अगर मैं इसके रेफरेंस पे सर्कल बनाऊं तो ये सर्कल हो गया आपका, ध्यान से देखना, सर्कल अंदर तो सर्कल ही रहेगा, ठीक है। ये जो आर के हिसाब से जो सर्कल बना था वो सर्कल मैंने बनाया, अब पी के हिसाब से एक सर्कल बनेगा, अब पी के हिसाब से एक सर्कल बनेगा, ऑब्वियस ही बात है ये सर्कल थोड़ा इससे बड़ा बनेगा, हाँ या ना, ये सर्कल ऊपर वाले सर्कल से तो बड़ा ही बनेगा ना। ध्यान से समझने की कोशिश करना, स्फीयर है भैया, स्फीयर है, स्फीयर कैसे बनता है, छोटे छोटे सर्कल्स, ये सर्कल, फिर ये सर्कल, फिर ये सर्कल, नीचे भी फिर ये और ये आपका पूरा ऐसे स्फीयर बनता है, हाँ या ना, बीच में ये बिल्कुल सेंटर से पास होता है, फिर ऊपर छोटा सर्कल, उससे छोटा, उससे छोटा, तब जाके आपका बनता है स्फीयर, तब जाके आपका बनता है स्फीयर। तो यहां तक समझ में आ गया। अब इस वाले सर्कल की बात करूंगा, आर वाले सर्कल की, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, R1। अगर मैं
P वाले सर्कल की बात करूंगा, इसका रेडियस कितना हो जाएगा R2, और भैया Q इक्वेटर पे लाई कर रहा है, तो ये एक छोटा सा सर्कल होगा, सबसे ऊपर जो Q है उसका छोटा सा सर्कल होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, बिल्कुल छोटा सर्कल, बिल्कुल छोटा सा सर्कल, इसके रेडियस को मैं बोल देता हूं R3। अब यहां पर ये अर्थ जो रोटेट कर रही है किसी ओमेगा से रोटेट कर रही है, ओमेगा तो कांस्टेंट रहता है, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इज नथिंग बट इज इक्वल टू टेंजेंशियल वेलोसिटी अपॉन रेडियस, टेंजेंशियल वेलोसिटी अपॉन रेडियस, हाँ या ना। टेंजेंशियल वेलोसिटी मतलब इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी जा रही है इसको मैं v1 बोलता हूं, इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी जा रही है टेंजेंशियल वेलोसिटी इसको मैं v2 बोलता हूं, और इस इधर जो जा रही है इसको मैं v3 बोलता हूं। तो यहां पर कितना हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू v अपॉन r, ओमेगा दोनों के लिए सेम है, तीनों के लिए सेम है ओमेगा, तो यहां पर कितना हो जाएगा v2 अपॉन r2 इज इक्वल टू v1 अपॉन r1 इज इक्वल टू v3 अपॉन r3। अब आपको एक चीज तो बहुत अच्छे समझ में आ गया कि R2 का रेडियस सबसे ज्यादा है, फिर R1 का है, फिर आपके R3 का है, हाँ या ना। ध्यान से देखने की कोशिश करना, ओमेगा तो कांस्टेंट है, तो V2 इज प्रोपोर्शनल टू R2, है ना। यहां पर V1 इज प्रोपोर्शनल टू R1 एंड V3 इज प्रोपोर्शनल टू R3। क्यों, क्योंकि भाई साहब V2 आप करोगे तो V2 इज इक्वल टू ओमेगा टाइम्स R2, तो ओमेगा तो आपका कांस्टेंट है, ओमेगा तो आपका जो है, ओमेगा क्या है आपका, ओमेगा तो आपका कांस्टेंट होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ऑब्वियसली बात है भैया, रोटेशन चेंज नहीं होता, यूनिफॉर्म रोटेशन होता, ओमेगा आपका कांस्टेंट, तो जिसका रेडियस कम उसकी वेलोसिटी कम, जिसका रेडियस ज्यादा उसकी वेलोसिटी ज्यादा, हाँ या ना। अब यहां पर क्या हो जाएगा, R2 का रेडियस ज्यादा है, फिर R1 का, फिर R3 का, तो यहां पर क्या बोलूंगा मैं, V2 वेलोसिटी क्या है आपकी, यहां पर क्या बोलूंगा मैं, जो V2 वेलोसिटी वो ज्यादा है क्योंकि R2 का रेडियस ज्यादा है, तो V2 वेलोसिटी ज्यादा, फिर V1 की वेलोसिटी ज्यादा, फिर बाद में V3 की वेलोसिटी ज्यादा। यहां से जब मैं कंपेयर करूंगा कि भैया V2 मैंने किसको बोला था, VP, तो VP की सबसे ज्यादा वेलोसिटी, फिर मैंने V2 किसको बोला था, V1 किसको बोला था, R को, तो मतलब VR की वेलोसिटी उससे कम, VP से कम VR की, और VR से कम किसकी वेलोसिटी है, Q की, VR से कम किसकी वेलोसिटी है, Q की, बात ही खत्म। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है। तो यहां से अगर आप कंपेयर करो तो VP सबसे ज्यादा, फिर VR, फिर VQ, VP ये तो लेस बता दिया, VP ये भी लेस बता दिया, VP फिर VR फिर VQ, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, यहां तक चीजें आपको क्लियर होंगी, एक बार ढंग से देख लीजिए ऑप्शन सारे। तो मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट नहीं है इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर, तो ऑप्शन सी इज दी VP इज ग्रेटर देन VR इज ग्रेटर देन VQ। ओके, तो हो जाते हैं 2023 वाले पेपर के वीडियो सॉल्यूशंस कंप्लीट। विल सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।